हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं मोशन इन प्लेन से रिलेटेड, मतलब टू डायमेंशन मोशन द्विविमीय गति से रिलेटेड। तीन चार प्रॉब्लम्स हैं। ये जो पहली प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में इसके दो पार्ट हैं। तो जो इसका दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट से कनेक्टेड है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी हम रीडिंग लगाते हैं कि कोई कण t = 0 क्षण पर मूल बिंदु से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा xy समतल में उस पर एक ऐसा बल लगता है कि उसमें एक समान त्वरण 3i + 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हो रहा है। जिस क्षण पर कण का x निर्देशांक 84 मीटर है तो उस क्षण पर उसका y निर्देशांक कितना होगा। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इंग्लिश लैंग्वेज में भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा पार्टिकल t = 0 पर ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पर है, 5i मीटर पर सेकंड से वो चला, मतलब x एक्सिस की तरफ चला। xy प्लेन में वो मोशन कर रहा है, उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3i + 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर का काम कर रहा है। जिस मोमेंट पर उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, उस मोमेंट पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में जो डेटा हमको दिया हुआ वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि t = 0 पर x = 0, xy प्लेन में उसका मोशन हो रहा है, u वेक्टर = 5i, a वेक्टर = 3i + 2j, x = 84 मीटर है तो y कितना होगा ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब देखें ध्यान से, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात समझने की कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। इसका मतलब ये इस तरीके का मोशन नहीं है जिसमें किसी एक एक्सिस के अलोंग तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है, दूसरी की तरफ 0 आ रहा है। इसमें x की तरफ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक समान त्वरण है और y की तरफ भी एक समान त्वरण है। ये खास बात है, इसलिए x और y दोनों एक्सिस की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगे। x एक्सिस के लिए मैंने बात की, सेकंड इक्वेशन काम में लिया तो x = uxt + ½ at²। अब इसमें ध्यान से मैंने वैल्यूज़ को पुट किया। x की वैल्यू 84 है, मैं t कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जिस पर x की वैल्यू 84 आ रही है, फिर मैं उसी t पर y को कैलकुलेट करूँगा। ऐसी मेरी प्लानिंग है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो x = 84, ux 5 हो गया, t आ गया। a की वैल्यू x की तरफ अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो 3 है। यहाँ से हमारे पास में t का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बन गया। अब या तो इसमें फैक्टर हो रहे होंगे या फैक्टर नहीं हो रहे होंगे तो धनाचार्य जी से सॉल्व हो जाएगा। हमने इसमें धनाचार्य जी लगा दिया तो -b + -√b² - 4ac/2a वैल्यूज़ पुट की है तो ये वैल्यू आ गई है, b² की जगह ये आ गया है और सारी वैल्यूज़ आप समझ पा रहे हैं। इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो अल्टीमेटली हमारे पास में t की वैल्यू 6 सेकेंड आ गया। आप इसकी कैलकुलेशन खुद भी चेक कर लेना और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उसको कन्फर्म भी कर लेना। तो 6 सेकेंड आ गया, इसका मतलब y चाहिए हमको t = 6 सेकेंड पर। अब हमने y एक्सिस को लिया, y एक्सिस के लिए सेकंड इक्वेशन लगाया, y = uyt + ½ ayt²। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो इनिशियल रफ्तार, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है वो x की तरफ है 5, y की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये चीज़ 0 हो गई। और जो y की तरफ एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो 2 है, तो a की जगह 2 आ गया, t की जगह 6, y की वैल्यू 36 मीटर। ठीक, समरी अगर देखें तो हमने अल्टीमेटली किया क्या, डेटा नोट करने के बाद में पहले t की वो वैल्यू कैलकुलेट की जिस पर हमको x = 84 मिला, फिर हमने उस t की वैल्यू को काम में लिया y को कैलकुलेट करने के लिए, दोनों बार सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया। ठीक है, अल्टीमेटली हमने ये काम किया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ऊपर वाला जो प्रश्न है मतलब 39, जो भी इसका सीरियल नंबर है आपकी बुक में, उस क्षण कण की चाल कितनी होगी, मतलब जब ये कोऑर्डिनेट है y का 36 मतलब x = 84 है, तब कण की चाल कितनी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 2। अब v कैलकुलेट करना है तो हम इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इस टाइम पर y वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करें, x वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करें और दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करें। और एक सीधा सा तरीका है कि हम थर्ड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख दें, तो v² = u² + 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक, s वेक्टर हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट xi + yj। अब जिस मोमेंट पर हम बात कर रहे हैं उस पर x की वैल्यू 84 है, y की वैल्यू 36 है, तो s वेक्टर हमारे पास ये आया, a वेक्टर हमारे पास है। तो v² = u² हो गया 5 का स्क्वायर, 2 a वेक्टर की जगह 3i + 2j गिवन है, s वेक्टर हमने बना लिया। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i और i का हो जाएगा, j और j का हो जाएगा। i और i का किया तो 252,
जे और जे का किया तो 72 सॉल्व किया तो 673 आया, इसका रूट लेंगे लगभग 26 के आसपास आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 625 आता है, तो 26 का स्क्वायर 673 के आसपास कहीं आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या बनेगा 26 मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या आया था 36 मीटर। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम हमारी एक साथ सॉल्व हो गई। उम्मीद है ये बात अपन को क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी प्रक्षेपीय की गति, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर हमको गिवन है, समीकरण दिया हुआ है। ए और बी गति के नियतांक, मतलब ए और बी मोशन से रिलेटेड कांस्टेंट है। स्तंभ 1 कॉलम 1 दिया हुआ है, सेकंड कॉलम दिया हुआ है, मिलान करना है, मैचिंग करनी है। क्या क्या चीज़ें पूछता है, प्रक्षेप्य के प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य के द्वारा हासिल की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और फोर्थ कहता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल दैट इज टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। उस स्मार्ट वर्क को समझाने के लिए मैंने दो पेन को यूज़ में लिया है, ब्लू और रेड। देखें कैसे, ये तो हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल के लिए, पाथ के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द जनरल फॉर्म। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप कोई सा भी एक जनरल इक्वेशन लेकर के चलोगे तो भी आपका पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट दो तरीके से अगर चीज़ को लिख करके चलोगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने दो तरीके से लिखा है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है उसमें से ए एक्स मैंने कॉमन लिया और फाइनली ये वाली चीज़ आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको मैंने दो तरह से लिख लिया, एक तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दिया हुआ ही है, और एक मैंने उसको ए एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स कर दिया। तो मेरे पास में जनरल इक्वेशन के भी दो फॉर्म है, एक तो ये ब्लू पेन से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वाला, और इसी को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ। अब मैं मेरी ज़रूरत के हिसाब से क्या करूँगा कि अगर मैं क्वेश्चन का ये इक्वेशन लेकर के चलूँ तो मैं इससे कंपेयर कर लूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही शक्ल के लग रहे हैं, और अगर मैं क्वेश्चन के इक्वेशन को ऐसा कुछ बोल करके चलूँ तो मैं इसको इससे कंपेयर कर लूँ, ब्लू वाले को ब्लू वाले से और रेड वाले को रेड वाले से कंपेयर कर लेंगे। फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखिए आप, रेड और रेड को अगर मैंने कंपेयर किया तो सीधा मैं इस पॉइंट पर पहुंचा कि ये जो आर है ये ए अपॉन बी है, तो रेंज हमें डायरेक्ट मिल गई। इसीलिए मैंने कहा था कि इस फॉर्म में लिख लोगे तो काम आसान, और क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछी है, क्षैतिज परास हमसे पूछा है, इसीलिए मैंने ये काम किया है। तो क्वेश्चन की डिमांड पर हमने इस चीज़ को कर लिया। बाकी आप जनरल फॉर्म वैसे एक ही लेकर के चलते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन रेंज निकालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ से हमको रेंज मिल गया है ए अपॉन बी, बहुत बढ़िया। अब मैंने ब्लू और ब्लू ले लिए, ब्लू और ब्लू को कंपेयर करूंगा तो क्या टेन थीटा की वैल्यू ए के इक्वल आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू ए के इक्वल आ रही है। सेकंड टर्म को अगर मैं कंपेयर करूं तो जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बी आ रही है, ठीक बात है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ गया ये, और इसका रूट ले लिया तो यू कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट जी अपॉन 2 भी आ गया। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आया। अब हमें यू साइन थीटा और निकालना। अच्छा, क्यों निकालना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? सोल्व तो कर लेंगे, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, अप्रोच की बात आती है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, क्यों करूं। मुझे यू कैलकुलेट करना है तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि यू कोस थीटा आ गया। अब यू साइन थीटा अगर और मेरे पास आ जाएगा तो मैं स्क्वायर करके उनको ऐड कर दूंगा तो यू की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अब अगला टारगेट है मेरा यू साइन थीटा को कैलकुलेट करना। तो टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए, यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये वाली चीज़ आ गई, यू साइन थीटा इक्वल्स टू ये आ गया। यू कोस थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसमें पुट कर दी तो हमारे पास में यू साइन थीटा की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2। अब हमारा काम बहुत आसान, यू कोस थीटा आ गया, यू साइन थीटा आ गया, दो इक्वेशन हमारे पास में आ गए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो जी अपॉन 2b। 1 वाले के राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा जी अपॉन 2b। कॉमन लिया, सॉल्व किया, यू की वैल्यू हमारे पास तैयार। बहुत बढ़िया, यू की वैल्यू हमारे पास आ गई सर, बहुत अच्छा काम हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर रखोगे तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो a का तो स्क्वायर कर दो और g अपॉन 2b पर से रूट हटा दो, अपॉन में 2g सॉल्व किया, स्क्वायर अपॉन 4b। ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, मतलब कैलकुलेशन है तो सिंपल। मैक्सिमम हाइट हमारे पास में आ गई। एक चीज़ और बची है, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो u साइन थीटा की वैल्यू फिर उठा करके यहाँ पर रख दो, सॉल्व कर लिया तो t की वैल्यू ये हमारे पास में आ गई। अब जो वो रिजल्ट हमसे मांग रहा था, अभी हमने कॉलम 2 को तो चेक भी नहीं किया है, हमसे जो पूछा हमने तो वो निकाल लिया। रेंज हमारे पास में आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग हमारे पास आ गया, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ गई, उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया। अब मैचिंग करके देखें तो ए की मैचिंग आप चेक कर लीजिए, एस से हो रही है, बी की मैचिंग पी से हो रही है, सी की मैचिंग आर से हो रही है और डी की मैचिंग क्यू से हो रही है। ठीक है, तो ये कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हुआ। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम मूव करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई खिलाड़ी है, किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से इस प्रकार से मारता है कि वह अधिकतम क्षैतिज परास को पा सके। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को हिट किया और इतने एंगल पर हिट किया कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक जाए। इसका मतलब 45 डिग्री पर हिट किया होगा। ये सब जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। चलो पहले अपन इतनी बात कर ले कि ये प्लेयर नंबर 1 यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने 45 डिग्री के एंगल पर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हिट कर दिया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी, आर मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किया तो 40 मीटर पर जाकर के बॉल गिरेगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मारने की दिशा में 24 मीटर दूर एक अन्य खिलाड़ी प्रहार मतलब हिट के क्षण से ही समान दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है। हुआ क्या कि जैसे ही प्लेयर नंबर 1 बॉल को हिट कर रहा है, उससे 24 मीटर के डिस्टेंस पर एक प्लेयर नंबर 2 खड़ा हुआ जो देख रहा है। जैसे ही बॉल को हिट किया गया, प्लेयर नंबर 2 भागा बॉल को पकड़ने के लिए। अब उसको पता है कि बॉल मेरे पीछे जा रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में भाग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, क्योंकि वो 24 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है और बॉल को 40 मीटर के डिस्टेंस पर गिरना है, तो उसको राइट साइड में भागना है। क्वेश्चन बहुत अच्छी बात कहता है कि यदि उसे गेंद को मैदान पर पहुंचने से ठीक पहले पकड़ना है, कि मतलब बॉल यहाँ पर इस पॉइंट पर हिट करने वाली है और जस्ट पहले उसको पकड़ ले, तो उसको कितने वेग से कितनी रफ्तार से भागना पड़ेगा। ठीक, तो पहले बॉल की कहानी हम समझ लें। उसकी रेंज आ गई 40 मीटर। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और कैलकुलेट करें, आगे समझ में आएगा क्यों। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लिखा 2u साइन थीटा अपॉन जी, थीटा 45 डिग्री, u की वैल्यू 20, सॉल्व कर लिया 2√2 सेकेंड। क्यों हमने ये कैलकुलेट किया, बात को समझना। प्लेयर नंबर 2 के पास कितना टाइम है बॉल तक पहुंचने के लिए, मतलब जस्ट पहले वो उसको पकड़ना चाहता है, उसके पास में कितना टाइम है। जितने टाइम के लिए बॉल हिट होते ही वो भागा, तो बॉल तक पहुंचने के लिए उसके पास में कितना टाइम है, जितने टाइम में बॉल ग्राउंड पर हिट करने वाली है। इसका मतलब बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल है, उतना ही प्लेयर नंबर 2 के पास में टाइम है बॉल को पकड़ने के लिए। तो उसके पास में टाइम तो हो गया, मैं प्लेयर नंबर 2 के लिए लिख रहा हूँ, 2√2 सेकेंड का उसके पास में टाइम हो गया। भागना कितना पड़ा, 24 मीटर पर वो खड़ा था, बॉल 40 मीटर पर गिरने वाली है, 16 मीटर और भागना है। तो कितनी स्पीड से भागना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, 4√2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, ये हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, नीट के हिसाब से दिस इज़ ए गुड प्रॉब्लम। नीट वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने मोशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड 3-4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा। ठीक है, रिपीटेडली मैं कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बट अभी पता नहीं किस रीज़न से वो रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, लेकिन आप रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया है वीडियो, आपको एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी तरह से हम आपकी हेल्प करते रहें। थैंक यू।